हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पश्चिमी राजनीतिक विचारक के जो प्रथम विचारक हैं प्लेटो, उनके बारे में हम लोग 2-3 दिन पढ़ चुके हैं। आज प्लेटो के बारे में अंतिम क्लास है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। प्लेटो के बारे में आज हम लोग प्लेटो के आदर्श राज्य की चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा उसने रिपब्लिक में किया है। इसके बाद रिपब्लिक में इसने जितने अतिवादी विचार दिए हैं उस विचारों का सुधार इसने जो है लॉज में किया है। तो लॉज में हम जो है उप आदर्श राज्य की चर्चा करेंगे, संविधानों का मिश्रित संविधान की चर्चा करेंगे। उसके बाद से जो सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की इसने चर्चा किया लॉज में, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद प्लेटो का हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि प्लेटो क्या फासीवादी विचारक है या प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को क्या दिया है, उसकी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो है प्लेटो के आदर्श राज्य की चर्चा करते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य, प्लेटो के आदर्श राज्य। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की चर्चा जो है अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया है। रिपब्लिक में किया है। अब ये जान लिया जाए, चूंकि हम लोगों की पढ़ने पढ़ाने की स्ट्रेटजी रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कथनों को, स्टेटमेंट को शामिल किया जाए और उसको समझा भी जाए, तो हम जो है प्लेटो के आदर्श राज्य की जो विशेषता, पहली विशेषता है वह है दार्शनिक राजा। क्योंकि दार्शनिक राजा की चर्चा जो है अपने वो आदर्श राज्य में करता है, दार्शनिक राजा। और दार्शनिक राजा की विशेषता बताने से पहले हम जो है एक कथन की शुरुआत करते हैं और उसी कथन के बाद से दार्शनिक राजा की चर्चा करेंगे। कन्फ्यूशियस, 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 हम लोगों को पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ना है। ये चाइनीज राजनीतिक विचारक है। इसने जो है दार्शनिक राजा के संदर्भ में ये कहा, यदि राजा सद्गुणी है, यदि राजा सद्गुणी है तो कानून अनावश्यक है, अनावश्यक है। और यदि राजा अवगुणी है, अवगुणी है तो कानून निरर्थक है, कानून निरर्थक है। इस बात को समझ लीजिए, जो कन्फ्यूशियस है इसने ये कहा कि यदि राजा सद्गुणी है या उसके पास वर्चू है, वर्चू, राजा के पास यदि वो गुण है तो कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा राजा जो सद्गुणी है तो उसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह राजा क्या है, कानून से ऊपर है। और यदि राजा के पास अवगुण है तो कानून के रहने के बाद भी वह कानूनों की मूल मर्यादाओं का पालन नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि राजा के संदर्भ में कानून की महत्ता और कानून की महत्ता नहीं है, यह उसके गुण और अवगुणों पर निर्भर करता है। क्योंकि जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना किया। ये कई बार पूछता है कि आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में किया। तो आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो ने अपने रिपब्लिक पुस्तक में किया और इस आदर्श राज्य की तमाम सारी विशेषताएं बताया। उस प्रथम विशेषताओं में उसने दार्शनिक राजा की चर्चा किया। और दार्शनिक राजा है क्या? दार्शनिक राजा की स्टार्ट करने से पहले हमने कन्फ्यूशियस का स्टेटमेंट भी बता दिया कि जो दार्शनिक राजा है वह गुणों से युक्त है और वह दोष मुक्त है। किसी प्रकार की सामाजिक बुराई दार्शनिक राजा के अंतर्गत नहीं है और दार्शनिक राजा प्योर इंटेलेक्चुअल है। क्या है? प्योर इंटेलेक्चुअल है, प्योर
इंटेलेक्चुअल है। प्लेटो का यह मानना है कि जो व्यक्ति शुद्ध बौद्धिक होगा उस व्यक्ति में सामाजिक बुराइयां नहीं होगी, और शुद्ध बौद्धिक व्यक्ति ही शासन जैसे कठिन कार्यों को सही तरीके से संचालित कर लेगा, और वही व्यक्ति क्या होगा, बुद्धिमान होगा। तो जो आदर्श राज्य होगा उसमें जो शासन का कार्य करेगा वह एक दार्शनिक राजा करेगा, जो सारी सामाजिक बुराइयों से वंचित होगा, तमाम तरह के दोषों से वह मुक्त होगा, और उसमें क्या होगा, केवल बुद्धि होगा। बुद्धि से जो शासन होगा, जो संचालन होगा, उसमें न्याय व्यवस्था क्या होगी, पूरी तरीके से स्थापित होगी। तो आदर्श राज्य तभी बन पाएगा जब उसका शासन एक दार्शनिक राजा के हाथ में होगा। दार्शनिक राजा क्या होता है, उसके पास सबसे बड़ी क्या होती है, वह प्योर इंटेलेक्चुअल होता है, और उसमें वर्चू होता है अर्थात सद्गुण होता है। जैसे सुकरात ने इस स्टेटमेंट को बार बार कहा, और ये पूछा भी है प्रश्न परीक्षाओं में कि ज्ञान क्या है, सद्गुण ही ज्ञान है। नॉलेज इज वर्च्यू, मतलब जो सद्गुण है वही ज्ञान है, इसके अलावा कोई ज्ञान होता नहीं है, न तो किसी पाठ्यपुस्तक में होता है, न किसी धर्म ग्रंथों में लिखी गई होती है। यदि व्यक्ति में सद्गुण है तो वह ज्ञानी है। और इसी को आधार बना के प्लेटो ने एक राजा की भी कल्पना किया कि जो राजा होगा वह सद्गुणी होगा, जो सद्गुणी होगा वह ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बुद्धिमान होगा। तो दार्शनिक राजा में ये सारी बातों को उसने कहा, और अपने आदर्श राज्य में सबसे पहले उसने क्या किया, दार्शनिक राजा की कल्पना किया। अब आदर्श राज्य में हम लोग दूसरी विशेषता को देखते हैं। तो दूसरी विशेषता है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था प्लेटो ने समाज में तीन वर्गों का अस्तित्व को स्वीकार किया कि समाज में व्यापारिक वर्ग होगा, सैनिक वर्ग होगा और शासक वर्ग होगा। इन वर्गों को निर्धारण करने के लिए, समाज में इन वर्गों का बंटवारा करने के लिए एक लंबी शिक्षा पद्धति की भी कल्पना किया, और यह शिक्षा पद्धति के आधार पर भी वह समाज खड़ा रहेगा, वह राज्य बना रहेगा। यह शिक्षा पद्धति क्या करेगी, समाज में जो समाज का जो तीनों वर्ग है, व्यापारी वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, इसका निर्धारण जो है वह शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ही करता है। शिक्षा व्यवस्था के द्वारा हमें जो है कौन व्यापारी होगा, कौन सैनिक होगा और कौन शासक होगा, इस बात को तय कर दी जाएगी। तो इसकी जो शिक्षा व्यवस्था है वह आदर्श राज्य के निर्माण में एक आधार का काम करता है, और यह जो वर्गों को निर्धारण करने में भी क्या करता है, शिक्षा व्यवस्था एक कारगर काम करती है। इसके अलावा इसके बाद से जो है जो आदर्श राज्य की दूसरी विशेषता है वह है राज्य में न्याय की व्यवस्था। राज्य में न्याय की व्यवस्था, राज्य में न्याय की व्यवस्था। प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना किया उसमें कहा कि न्याय उसकी जो है प्रथम विशेषता होगी। दार्शनिक राजा तो होंगे ही, दार्शनिक राजा होंगे तभी जो है न्याय की विशेषता, क्योंकि जब शासन संचालन का कार्य एक बौद्धिक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा तो वह बौद्धिक व्यक्ति क्या करेगा, न्याय को प्रथम स्थान पर रखेगा। न्याय के बारे में चर्चा करने का मतलब यह था कि प्लेटो को यह मानना था कि जब राज्य न्याय से युक्त होगा तो समाज में तमाम तरह की बुराइयां नहीं होगी, अत्याचार की संभावनाएं कम होगी, इस थॉट के पीछे उसका मेन रीजन यह था कि जो सुकरात को मृत्युदंड मिला था
उस तरीके की न्याय व्यवस्था वाली शासन व्यवस्था में उसको नहीं मिलेगा। या सुकरात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को यदि उस राज्य में न्याय की व्यवस्था स्थापित है तो शायद उसे मृत्युदंड नहीं मिलेगी। इसलिए न्याय की अवधारणा को प्रथम स्थान पर रखता है। और न्याय क्या है? उसके अनुसार न्याय वह है जो व्यक्तियों में जिस प्रकार का गुण है और उस गुण के आधार पर वह व्यक्ति कोई कार्य करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, या उसके समाज द्वारा निर्धारित या शासन द्वारा निर्धारित जो उसके कर्तव्य हैं उसके द्वारा उसको पालन करता है। तो क्या करता है? वह न्याय की अवधारणा को समाज में स्थापित करता है, या न्याय को वह क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। तो न्याय की अवधारणा को भी वो विशेष महत्व देता है। इसके बाद से जो है चौथा है वह है 3 वर्गों की कल्पना करता है। 3 वर्गों की कल्पना करता है। 3 वर्गों की कल्पना। प्लेटो 2300 ईसा पूर्व 2300 वर्षों पहले इसने बात कहा था कि समाज में 3 वर्ग होते हैं। यूनानी समाज की विशेषता के अनुसार, मतलब प्लेटो के अनुसार समाज में 3 ही वर्ग होंगे: व्यापारी वर्ग, सैन्य वर्ग और शासक वर्ग। ये बात उसकी जो थी वह कोरी कल्पना पे आधारित नहीं थी। यदि हम भारतीय हिंदू समाज की चर्चा करें तो भारतीय हिंदू समाज में भी जो ऋग्वैदिक समाज है उसमें 4 वर्णों की बात की गई है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्णों से हिंदू सामाजिक व्यवस्था क्या थी? संगठित थी। और ये चारों जो है वर्ण 4 स्तर थे। ठीक इसी तरीके से यूनान की व्यवस्था में, यूनान की सामाजिक व्यवस्था में 3 वर्गों की कल्पना आत्मा के 3 गुणों के आधार पे प्लेटो ने भी किया है। तो अपने आदर्श राज्य की व्यवस्था में 3 ही वर्ग होंगे तो वह राज्य क्या होगा? एक आदर्श राज्य के रूप में रहेगा। इसके बाद से जो 5वीं विशेषता है वह है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। कार्य विशेषीकरण, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। जिस भी समाज में जो 3 वर्ग है, ये तीनों वर्ग अपने तीनों वर्गों को जो निर्धारित कर्तव्य दिए गए हैं, जो निर्धारित काम दिए गए हैं, उन कार्यों को करेंगे और दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। जिस व्यक्ति में जो गुण है उस गुणों के आधार पर वह कार्य करेगा और अन्य व्यक्तियों के जो गुण हैं उनके कार्यों में वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही कार्य विशेषीकरण का क्या है? सिद्धांत है और थॉट है। कार्य विशेषीकरण के माध्यम से प्लेटो यह बताना चाहता था यदि जिस समाज में कार्य विशेषीकरण होगा उस समाज की उन्नति ज़्यादा होगी, वह समाज ज़्यादा संगठित होगा, वो समाज में ज़्यादा एकता स्थापित होगा। ठीक है, तो ये जो है ये आदर्श राज्य की कल्पनाओं में ये विशेषताएं थी। इसके अलावा जो 6वां विशेषता है वह है साम्यवाद की व्यवस्था। साम्यवाद की व्यवस्था, साम्यवाद की व्यवस्था। प्लेटो की जो साम्यवाद की अवधारणा थी बिल्कुल यूनिक अवधारणा थी और इसने साम्यवाद की कल्पना इस रूप में किया कि एक राजा या शासक जो वर्ग हैं, जो अभिभावक वर्ग हैं, उनको परिवार और संपत्ति का त्याग करना चाहिए। यदि वह संपत्ति और परिवार का त्याग करते हैं तो ये साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करते हैं, अर्थात शासक वर्ग को जो दायित्व सौंपे गए हैं उस दायित्व को निष्पक्षपूर्ण और काफी न्यायपूर्ण तरीके से करेंगे। शासक अपने कर्तव्यों को निष्पक्ष रूप से करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि वह क्या करे? वह परिवार और संपत्ति का परित्याग करे। यदि संपत्ति का और परिवार का परित्याग नहीं करते हैं तो इसकी लोभ और लालच इसको कर्तव्यनिष्ठ होने से क्या करेंगे? रोक देंगे। एक शासक को अपने कर्तव्यों को सही तरीके से करने के लिए यह आवश्यक है कि वह शासक क्या हो? परिवार और संपत्ति से वंचित हो जाए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो आदर्श राज्य के संदर्भ में था। प्लेटो की इस आदर्श राज्य की तमाम जो आलोचनाएं होती है, इस आलोचनाओं को भी थोड़ा सा देख लिया जाए। आलोचना,
पहली तो बात यह है कि प्लेटो की जो आदर्श राज्य है वह कोरी कल्पना पे आधारित है, कोरी कल्पना पे आधारित है। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में आदर्श राज्य की जो चर्चा की, जिसमें कहा कि दार्शनिक राजा की अवधारणा, संपत्ति, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और साम्यवाद की अवधारणा, शिक्षा की बहुत लंबी पद्धति की वो चर्चा करना, समाज में 3 ही वर्ग होंगे इसकी चर्चा करना, कार्य सिद्धांत, कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत, ये टोटल तो जो बातें हैं ये पूरी तरीके से कोरी कल्पना पे आधारित है। और इस कोरी कल्पना पे आधारित होने के कारण ही उसे न तो कोई आदर्श राजा मिला, ना ही एक लंबी शिक्षा पद्धति बन पाई, और ना ही शासक वर्ग के लिए पारिवारिक साम्यवाद की अवधारणा बन पाई, और ना ही संपत्ति की साम्यवाद बन पाई। अरस्तु ने इसकी बहुत जोरदार आलोचना किया कि जो प्लेटो है, प्लेटो की चिंतन में कोरी कल्पना ज्यादा है, वह वास्तविकताओं को नहीं समझता है, वह समस्याओं को तो देखा और इस समस्याओं के निदान के संदर्भ में केवल एक चिंतन मनन करके समाधान दिया। अब उस समाधान का धरातल के स्तर पे कितनी भूमिका है या कितनी सही तरीके से लागू हो सकता है, इस पे उसने कोई विचार मंथन नहीं किया है, बल्कि ये सारी की सारी विचार क्या है, उसकी एक कोरी कल्पना है। आदर्श राज्य के संदर्भ में जो आलोचना है वह उसी तरीके से थोड़े थोड़े बातों में है कि दार्शनिक राजा संभव नहीं है, साम्यवाद संभव नहीं है, पारिवारिक संपत्ति और परिवार का साम्यवाद संभव नहीं है, लंबी शिक्षा पद्धति भी संभव नहीं है। ये सारी की सारी बातें क्या है, उसकी एक कल्पना पे आधारित है और उसका यथार्थ में कहीं रोल नहीं है। इस आदर्श राज्य की कल्पना के बाद प्लेटो अपनी विचार, चूंकि ये सारी बातें उस समय लिखा जिस समय वो 20 वर्ष की अवस्था में था। 20 वर्ष की अवस्था में उसने रिपब्लिक पुस्तक को लिखा और उस समय अतिवादी विचारों को दिया। प्लेटो अपने अनुभवहीनता में, अपनी मैच्योरिटी के अभाव में, अपनी समाजों के सही से ताना बाना स्थापित नहीं किए जाने के अभाव में जो विचार दिए उसके अतिवादी विचार थे और उस अतिवादी विचार को उसने रिपब्लिक में लिखा। ये आदर्श राज्य की कल्पना भी उसी रिपब्लिक में है। अब इन अतिवादी विचारों को उसने कहाँ सुधार किया, उस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। लॉज, राजनीतिक दृष्टि से लिखी गई सारी किताबों में प्लेटो की जो तीसरी महत्वपूर्ण किताब है वह है लॉज। पहला रिपब्लिक, दूसरा स्टेट्समैन और तीसरा है लॉज। प्लेटो ने अपने जितने अतिवादी विचार रिपब्लिक में दिए हैं वह उन सभी को सुधार उसने क्या किया, लॉज में किया। लॉज कब लिखा? लॉज प्लेटो अपने जीवन के अंतिम समय में, जो 60 वर्ष की अवस्था के बाद की जो उम्र है, उस समय उसने इन किताबों को लिखा और उसमें जितने भी रिपब्लिक के विचार हैं सारे विचारों को एक एक करके काटता है। लॉज में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम लोग को देखना है और पूछा भी है कि किस पुस्तक में कौन सी बातें हैं। तो पहला है इसमें उप आदर्श राज्य, उप आदर्श राज्य की कल्पना, उप आदर्श राज्य की कल्पना, उप आदर्श राज्य की कल्पना, उप आदर्श राज्य की कल्पना। अब उप आदर्श क्या है? जैसे रिपब्लिक में इसने आदर्श राज्य की कल्पना किया कि दार्शनिक राजा होंगे, समाज में 3 वर्ग होंगे, तीनों वर्ग ही अपने अपने कार्यों को करेंगे, पारिवारिक साम्यवाद होगा। इसने कहा कि नहीं, ये ऐसा संभव नहीं है, बल्कि दार्शनिक राजा जो पूर्णतः इंटेलेक्चुअल है, पूर्ण बौद्धिक है, ऐसे राजों की कल्पना जो है हम स्वर्ग में कर सकते हैं, इस धरती पे नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि हमें आदर्श राज्य की जगह पे एक उप आदर्श राज्य की कल्पना किया जाए, एक ऐसे राज्य की कल्पना किया जाए जो धरातल के स्तर पे अस्तित्व में हो। ठीक है, अब इस उप आदर्श राज्य में क्या होगा? तो पहला उसने बताया कि विधि की शासन होगी, विधि का शासन।
आदर्श राज्य की जगह पे उप आदर्श होगा। इस उप आदर्श राज्य में क्या होगा? दार्शनिक राजा का शासन नहीं होगा बल्कि विधि का शासन होगा। प्लेटो ने अपने अंतिम जीवन में जब दार्शनिक राजा की खोज को करते करते थक गया और उसे कोई दार्शनिक राजा नहीं मिला तो उसने विधि की आवश्यकता पर बल दिया। राजा के बाद विधि एक ऐसी अवस्था बचती है जहां लोगों का विश्वास विधि पे पड़ती है। इस विधि की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसने बताया कि जो पब्लिक होती है, जो लोग होते हैं, उनको अपने सार्वजनिक जीवन, जो उत्तम सार्वजनिक जीवन है उसके बारे में पता नहीं होता। अब उसके बारे में पता कैसे होता है? तो कानून के द्वारा उसने सार्वजनिक जीवन की अच्छाइयाँ और उसकी श्रेष्ठता के बारे में पता चलता है। तो लोग जो है स्वभावतः इस कानून में विश्वास करने लगते हैं और यह कानून बनना और बिगड़ना और उसको मानना ये व्यवहार के धरातल पर बहुत हद तक सही है। दार्शनिक राजा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो कानून बनते हैं और कानून के बारे में जो लोगों की विश्वास बनती है, कानूनों के द्वारा लोगों के जीवन जीने में जो सहायता मिलती है, यह बहुत हद तक क्या है? धरातल के स्तर पे मान्य है। यह कोरी कल्पना पे आधारित नहीं है। तो विधि की शासन की जरूरत भी है और यह प्रथा और परंपराओं पे आधारित होती है। इससे लोग परिचित होते हैं, इस पे लोग विश्वास भी करते हैं। और कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसके निर्माण में प्रथा और परंपराओं का योगदान है। और हर कानून का जो निर्माण होता है वो प्रथा और परंपराओं के अनुकूल होता है, उसी के आधार पे होता है। तो विधि के शासन को स्वीकार करता है अपने लाज में। और तीसरी बात जो है, लाज में उसकी जो राजनीतिक विचार है वह यह है, राजनीतिक विचार। इसी में वह बताता है कि राज्य का क्षेत्रफल और राज्य का अस्तित्व किन जगहों पे होना चाहिए। राज्य की आदर्श जनसंख्या इसने बताया था कि 5040 होना चाहिए। किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है वह 5040 होनी चाहिए। यह 5040 जनसंख्या की चर्चा रिपब्लिक में नहीं किया है। यह 5040 की जो जनसंख्या का आकलन किया है यह अपनी पुस्तक लॉज में किया है कि जो 5040 की जो जनसंख्या है वह राज्य के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे विकास करने वाला है, राज्य पर कोई बोझ नहीं रहेगी, राज्य का आकार छोटा होगा। इसलिए उसने 5040 जनसंख्या को एक आदर्श जनसंख्या के रूप में प्रस्तुत किया और इसकी चर्चा जो है अपनी पुस्तक लॉज में किया। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यह 5040 की जो जनसंख्या है यह उप आदर्श राज्य में है और इसकी चर्चा इसकी पुस्तक लॉज में हुई है। दूसरा बात इसने ये कहा कि जो राज्य का निवास है, जो राज्य का अस्तित्व है, वह जो है समुद्र के किनारे राज्य नहीं होने चाहिए। ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे हों वह राज्य ज़्यादा विकासशील नहीं होता है, कई सारे आक्रमणों से वह प्रभावित होता है। इसलिए जो राज्य हैं उनका वह जो है भूभागों से घिरे होने चाहिए, भूभागों से घिरे होने चाहिए। राज्य अपने चारों ओर भूभागों से घिरा होना चाहिए। समुद्रों से घिरा हुआ राज्य को वह विकसित राज्य की श्रेणी में नहीं रखता है। प्लेटो का ऐसा विचार है और प्लेटो यह इस भाग से कहता है कि इस तरीके से जो होते हैं भूभाग, वह राज्य को सुरक्षा प्रदान करने में ज़्यादा योगदान देते हैं। विदेशियों का आवागमन कम होता है और जो समुद्र तटीय राज्य होते हैं वहाँ विदेशियों का आवागमन ज़्यादा होता है। वह राज्य अस्थायी होता है, उसके विकास की संभावनाएं थोड़ी सी नगण्य होती है और भूभागों से घिरे हुए जो राज्य होते हैं उसमें विकास की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ठीक है, इस प्रकार से यह जो है अपने लॉज में कहा राजनीतिक विचार, विधि का शासन। और जो चौथी बात इसने कहा लॉज में, वह कहा मिश्रित शासन की बात। मिश्रित शासन, ये चारों बातें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किताबों की जब तुलना करता है कि
अरस्तु अपने मिश्रित संविधान की चर्चा किस किताब में करता है? रिपब्लिक में, लॉज में, स्टेट्समैन में, या विधि की शासन किस में बात करता है? उपराज्य की चर्चा किस किताब में करता है? जो राजनीतिक विचार है वो 5040 की जनसंख्या या भूभागों से घिरा होने वाले राज्य की कल्पना किस में करता है? ये जो तथ्य हैं ये पूरी तरीके से परीक्षा उपयोगी हैं और इसको हमको इसी रूप में जानना है। अब ये मिश्रित शासन की बात क्यों करता है? प्लेटो ने ये कहा, कई सारे देशों के शासनों को ऑब्जर्व किया और उसके पतन के कारणों को जाना, उसके बाद से उसने मिश्रित शासन की कल्पना किया। सबसे पहले उसने स्पार्टा के पतन का भी वह कारण को ढूंढा कि स्पार्टा जो शासन था, स्पार्टा की शासन सैन्य व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण मानती थी। सारी शासनों का जड़ जो है सैन्य व्यवस्था में मानती थी और सैन्य व्यवस्था को मजबूत करके ही स्पार्टा अपने अस्तित्व का निर्धारण करता था। प्लेटो ने माना कि स्पार्टा के अस्तित्व का खंडन या उसके विनाश का मुख्य कारण उसको ज़्यादातर सैन्य व्यवस्था में सोचना ही है। यदि सैन्य व्यवस्था के अलावा किसी अन्य व्यवस्था पर भी सोचा होता तो शायद स्पार्टा का भी पतन नहीं होता। तो स्पार्टा के एकांगी विचार था क्या? सैन्य को ही मजबूत करना, और इसी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के चक्कर में स्पार्टा का क्या हो गया? पतन हो गया। स्पार्टा के अलावा उसने ईरान की शासन व्यवस्था का भी कल्पना किया और कहा कि जो ईरान है उसमें निरंकुश शासन था, निरंकुश शासन के कारण ही ईरान का पतन हो गया। फिर लोकतंत्रीय एथेंस की कल्पना करता है। लोकतंत्रीय एथेंस की बात वो कहता कि एथेंस में व्यक्तियों की ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी जाने के कारण एथेंस अपने पतन के कारागार पर चला गया। तो एथेंस का पतन का कारण, स्पार्टा के पतन का कारण और ईरान के पतन के कारणों को ढूंढने के बाद उसे ऐसा लगा कि ये सारी शासन व्यवस्था किसी एक पक्ष पर ज़्यादा बल देने के कारण ही इनका पतन हो गया। इसलिए आवश्यक है कि इन एक पक्षीय बलों को दूसरे के साथ समावेश किया जाए, अर्थात मिश्रित शासन की व्यवस्था किया जाए। जैसे यदि स्वतंत्रता हो तो स्वतंत्रता के साथ अनुशासन का वो पक्ष रखा जाए। जो सैन्य शासन की बात है तो वहाँ जो है सैन्य शासन के साथ साथ लोगों की लोकतांत्रिक अधिकार की भी बात किया जाए, जनता की विकास की भी बात किया जाए। इस तरीके से एक पक्षीय शासन व्यवस्था के जगह पे मिश्रित शासन व्यवस्था की कल्पना करता है, जो व्यवहार की धरातल पर सही होंगी और वह टिकाऊ भी होगी। ठीक है, इस तरीके से लाज में प्लेटो ने इन चार बातों को क्या किया? उल्लेख किया और अपने रिपब्लिक में जो अतिवादी विचार दिया उस विचारों का इसने क्या किया? सुधार किया। ठीक है, इन सब बातों की चर्चा करने के बाद अब हम लोग जो है प्लेटो के मूल्यांकन पर ध्यान देते हैं। प्लेटो ने इतनी जो विचार दिया, इस विचार देने के पीछे प्लेटो की आलोचना किया जाता कि प्लेटो पहला फासिस्टवादी विचारक है। इसी पे हम लोगों को चर्चा करना है। क्या प्लेटो फासिस्टवादी था? फासिस्टवादी विचारक था? फासिस्टवादी विचारक था? फासिस्टवादी विचारक था? सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ समझा जाए कि वास्तव में फासिवादी का क्या मतलब है। फासिवादी विचारधारा उस विचारधारा को कहा जाता है जिसमें शासक को संपूर्ण शक्तियां सौंप दी जाती है, जिसमें यदि राज्य और व्यक्ति इन दोनों में कहा जाए कि कौन श्रेष्ठ है, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जो फासिस्टवादी विचारक होते हैं वह राज्य को ज़्यादा श्रेष्ठ और व्यक्ति को कम श्रेष्ठ और कम महत्व देते हैं। व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के अस्तित्व पर ही निर्भर करता है, ऐसा मानना फासिस्टवादी विचारकों का है। प्लेटो की विचारधारा को देखा जाए तो फासिस्ट विचारधारा के तत्व प्लेटो की विचारों में मिलते हैं। जैसे दार्शनिक राजा की बात करना। दार्शनिक राजा एक ऐसा राजा है जो दोषों से मुक्त मानता है, जो काफ़ी बौद्धिक है और बौद्धिक होने के कारण उसमें सद्गुण है और सद्गुण होने के कारण उसे सारे के सारे अधिकार उसे सौंप दिया जाता है।
प्लेटो ने दार्शनिक राजा में सारे अधिकार सौंप देने का मतलब है उस दार्शनिक राजा की तुलना में व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति का अस्तित्व क्या है? उस दार्शनिक राजा द्वारा बताए गए नियम और कानूनों को पालन करने में ही व्यक्ति का अस्तित्व क्या करता है? निर्भर करता है। अब यह दार्शनिक राजा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। यदि दार्शनिक राजा राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तो राज्य और व्यक्ति की तुलना किया जाए प्लेटो की दृष्टि में तो राज्य को क्या मानता है? सर्वोपरि मानता है, राज्य को सावयवी मानता है। ठीक है, जिस तरीके से जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के जो शरीर के अंग होते हैं उनका महत्व तभी तक है जब वह शरीर क्या है? जीवित है। ठीक इसी तरीके से व्यक्ति का महत्व तभी तक बना हुआ है जब राज्य का अस्तित्व समाज में बना हुआ है। यदि राज्य का अस्तित्व जैसे ही समाप्त हो जाता है व्यक्ति का अस्तित्व वैसे ही क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ऐसा विचार प्लेटो का भी है। प्लेटो की जो यह अवधारणा है, यह अवधारणा उसे एक फासिस्टवादी विचारकों की श्रेणी में रख देता है। तो क्या इस तरीके की बात कहना प्लेटो के साथ न्यायसंगत है? तो नहीं है। फासिस्टवादी विचारकों में और प्लेटो के विचारकों में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। प्लेटो की जो अवधारणा है दार्शनिक राजा की, वह बिल्कुल मानवीय पक्ष पर आधारित है। वह सद्गुण को ज्ञान मानता है। वह दार्शनिक राजा उनको अधिकार देता है जिनमें क्या होता है? सद्गुण होता है, जो बुद्धि से परिपूर्ण होता है। और जो फासिस्ट विचारक होते हैं वह इस बात को ध्यान दिए बिना कि वह सद्गुणी है या नहीं है, राज्य को या राजा को सारी शक्तियां सौंप देता है और शक्ति और भय के माध्यम से शासन करने का क्या करता है? वह अधिकार देता है। लेकिन जो प्लेटो है वह दार्शनिक राजा को शक्ति और भय के आधार पर शासन करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि उस सार्वजनिक कल्याण को करने के लिए उसे वह शक्तियां सौंपता है। तो प्लेटो पे जो ये आरोप लगाए जाते हैं कि प्लेटो एक फासिस्टवादी विचारक है, तो फासिस्टवादी विचारकों के कुछ तत्व तो प्लेटो के विचारों में मिलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए, उसके इंटेंशन को देखा जाए, प्लेटो के इरादा को देखा जाए, प्लेटो के उद्देश्य को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नहीं, फासिस्ट के तत्व तो थे लेकिन उसके इरादा फासिस्टों की तरह नहीं थी कि सर्वाधिकारवादी जो अत्याचार करे, शक्ति का शासन करे, भय के माध्यम से शासन करे, बल्कि दार्शनिक राजा क्या करे? भयमुक्त शासन दे, लोगों को कल्याण करे, लोगों की विकास करे। ठीक है, इस तरीके की बातों को प्लेटो क्या करता है? स्वीकार करता है। इसलिए प्लेटो को अंततः निष्कर्ष रूप में यह कहा जाएगा कि प्लेटो के विचारों में फासिस्टवादी विचार तो मिलते हैं, लेकिन वो प्लेटो एक फासिस्टवादी विचारक नहीं है, बल्कि उसमें फासिस्टवादी विचारकों के विपरीत विचार भी उसमें क्या करते हैं? मिलते हैं। जैसे मानवतावादी विचारक इसमें मिलते हैं, न्याय के प्रिय आस्था में विश्वास करता है, यह समाज के 3 वर्गों में विश्वास करता है, बौद्धिकता में विश्वास करता है। इसलिए फासिस्टवादी विचारकों की श्रेणी में से नहीं रखा जाएगा। ठीक, अब सवाल यह उठता है कि प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को दिया क्या? प्लेटो के सारे विचारकों को समझने के बाद हमको इस बात पे इसका मूल्यांकन करना है कि प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को क्या दिया। प्लेटो ने अपने विचारों से राजनीति शास्त्र को बहुत सारा चीज दिया। प्लेटो ने अपने विचारों से राजनीति शास्त्र को खड़ा ही नहीं किया, बल्कि कुछ नए विचार भी दिए जो तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था में उस विचार के जस्ट विपरीत थे। जैसे इसने बताया स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों को समान महत्व दिया, दोनों को समान